हेलो एवरीवन, बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता है कि हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ कर रहे हैं, जहां पे हमारा टारगेट है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के एमसीक्यूज़ को कवर करना और वो भी यूपीएससी पैटर्न में। तो हमने ऑलरेडी 10 के आसपास वीडियो देख चुके हैं, फंडामेंटल राइट तक हमने यहाँ पर देख लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है डीपीएसपी के बारे में, या अगर हम बात करें किसके बारे में, नीति निदेशक तत्वों के बारे में। ठीक है। तो आज हम यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व के बारे में या डीपीएसपी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सारा जानेंगे। अगर कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, है ना? या जो भी एमसीक्यूज है उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये वीडियो एक से दो से तीन वीडियो की सीरीज हो सकती है, जिसमें हम टोटल डीपीएसपी जो 36 से 51 के बीच है उसको पूरा समझेंगे। समाजवादी जो एंगल है, या अगर हम बात करें सोशलिस्ट एंगल है, गांधीवादी एंगल है या लिबरल एंगल है, उसमें क्या डिफरेंस है ये भी जानेंगे। साथ ही कौन कौन से केसेस रहे, चंपक दुराई राजन का जो मामला था या मिनर्वा मिल का मामला, केशवानंद भारती मामला, कैसे डिफरेंस है, क्या डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर है या क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कहते हैं, सब कुछ हम एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और यूपीएससी या जीपीएससी की किसी भी तरह की आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रमुख एकेडमी के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट के लिए फाउंडेशन बैच, हर एक तरह के प्रोग्राम चलते हैं, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में। अब डीपीएसपी के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे फैक्ट एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। 10 एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखेंगे, स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यूज है। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम थोड़े-थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सारे फैक्ट्स आपको बताने लगूँ तो हो सकता है कि आप चीज़ों को लिंक ना कर पाएँ। तो थोड़ा-सा हम यहाँ पे देखते चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि डीपीएसपी के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है या सबसे पहला फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट बनता है? पहला फैक्ट ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसको मैं थोड़ा-सा थिन कर लेता हूँ। पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है डीपीएसपी के बारे में कि वो डीपीएसपी हैं कहाँ से लिए गए हैं, मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन से या किस देश से लिए गए हैं। क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट में देखा कि फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिया है, लेकिन डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? तो डीपीएसपी लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से, या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इंस्पायर है। ठीक है ना? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट बनता है और एक एमसीक्यू बनता है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछा गया है। तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो ये क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच डिफरेंस क्या है। देखिए फंडामेंटल राइट क्या, आपके मूलभूत अधिकार हैं जो संविधान ने आपको दिए हैं। लेकिन जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी एक तरह की सरकार की ड्यूटी है, यह एक नीति निर्देशक तत्व है जिनको फॉलो करना है, जिनको इम्प्लीमेंट करना है देश में। तो आप थोड़ा सा मेजर मेजर डिफरेंस समझ के रखिएगा। हालांकि हम डिफरेंसेस पर भी आएंगे, पर इससे पहले थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को देखते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को। क्योंकि एक दो कमेटी थी जो मुझे लगता है बतानी चाहिए आपको, जो इम्पोर्टेंट थी उसको भी आप थोड़ा-सा समझ के रखिए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम पहले बात कर लेते हैं, एक तो डीपीएसपी जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो मेनली आपको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही देखने को मिलने वाला है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना? आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। अब ये जो डीपीएसपी है, इनका मेन सोर्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी के बारे में गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा गया था, इस कमेटी का नाम क्या है? सप्रू कमेटी। कौन-सी कमेटी? सप्रू कमेटी। सप्रू कमेटी जब 1945 में बनी तो उसने बताया, उसने क्या बताया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का डिस्टिंक्शन बताया उसने। मतलब क्या, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि टीवी सप्रू जो कमेटी है, सप्रू कमेटी किससे संबंधित है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सप्रू कमेटी है वो किससे संबंधित है। इसे 1945 में जिसने रिपोर्ट दी थी वह संबंधित है किससे? फंडामेंटल ड्यूटी से नहीं बल्कि डीपीएसपी से। तो एक तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा ये फैक्ट, तीसरा आपको पता होनी चाहिए नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट का क्या संबंध है अगर हम यहाँ पे देखें? नेहरू रिपोर्ट का क्या संबंध है? तो नेहरू रिपोर्ट अगर हम बात करें तो बात करता है सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। और जब आप डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो डीपीएसपी क्या बात करता है? सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इस तरह के न्याय की बात करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है डीपीएसपी। इसलिए नेहरू रिपोर्ट में भी 1928 में आपको इसका मेंशन देखने को मिलेगा। एक तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट जो सेशन होता है वो कराची सेशन, कराची सेशन
या कराची रिज़ोल्यूशन भी आप बोल सकते हो जो 1931 में होता है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में बात हुई थी। तो ये जो 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, सप्रू कमेटी का संबंध है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए और कराची सेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई डीपीएसपी के बारे में जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। अब हम यहाँ पे एक आध प्रश्न ले लेते हैं, फिर कुछ और चीज़ें हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहला प्रश्न क्या देखने को मिल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following constitution amendment added the provision to minimize inequality in income, status, facilities and opportunity under article 38? किस संविधान संशोधन के माध्यम से, वही हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी चीजें जोड़ी गई जो आय, स्थिति, सुविधाओं, अवसर की असमानताओं को कम करने का प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके आसपास यहाँ पे दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन पहला है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दूसरा देख पा रहे हो 44वां संविधान संशोधन है, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, फिर 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे डीपीएसपी हैं जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी किए गए। तो एक तो पहला ये फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा अगर हम इसके आंसर पर जाएँ तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यहाँ पे बात होती है आर्टिकल 38 के बारे में। आर्टिकल 38 डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस। जो आर्टिकल 38 है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। साथ ही ये बात करता है मिनिमाइज इनइक्वालिटी, असमानता को कम करने की, आय की असमानता हो, स्टेटस की असमानता हो या अवसर ना मिलने की असमानता हो। अब इसको जोड़ा गया है कब? अगर आप देखेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से इसको जोड़ा गया। अब यहाँ पे आर्टिकल 38 क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 36 के बारे में क्या बात करता है। देखिए, हमने आर्टिकल 12 के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट में स्टेट के बारे में बात करता है कि स्टेट कौन होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी उनके द्वारा दी गई, जिन संस्थाओं को उनके द्वारा पावर दी जाती है, पार्लियामेंट है, पुलिस है, ये सब स्टेट के अंतर आते हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36 भी बात करता है किसके बारे में? स्टेट का अर्थ बताता है, स्टेट का मीनिंग बताता है, स्टेट का मीनिंग यहाँ पे बताता है कि आखिर राज्य कौन होगा, राज्य कौन है। ये पीडीएफ मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड करूंगा बीएपीएस प्रमुख एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। वहां से आप ये 10 एमसीक्यूज के पीडीएफ आपको आपको मिल जाएगा। साथ ही इसमें जो वैल्यू ऐड होगा वह भी आपको यहाँ पर सब कुछ फ्रीली यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फंड जो आर्टिकल 36 बात करते हैं किसके बारे में? स्टेट के बारे में, या स्टेट की डेफिनेशन के बारे में यहाँ पे बात करता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आर्टिकल 38 के बारे में है, तो आर्टिकल 37 के बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जो आर्टिकल 37 ये किसके बारे में बात करेगा? आर्टिकल 37 ये बात करता है कि जो डीपीएसपी है ना, नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब क्या? अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर आपके लागू नहीं हो रहे तो उसके लिए आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फंडामेंटल राइट में और डीपीएसपी में, मतलब ये वाद योग्य नहीं है। मतलब क्या? अगर हम देखेंगे नॉन जस्टिसिएबल हैं, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम बात करें, 36 देख लिया, 38 भी हमने यहाँ पर देख लिया कि आर्टिकल 38 क्या यहाँ पे कहना चाहता है। अब आर्टिकल 38 जो है वो सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर देखा ये इकोनॉमिक, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, इनके बारे में बात करता है और ये सारी चीज़ें किसी भी व्यक्ति की सोशियो इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसको ठीक करने के बारे में बात होती है। तो ये जो आर्टिकल 38 है वो किसके अंतर्गत माना जाएगा? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पार्ट माना जाएगा। किसका पार्ट माना जाएगा? सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पार्ट यहाँ पे माना जाएगा। सोशलिस्ट प्रिंसिपल का पार्ट यहाँ पे माना जाएगा। प्रिंसिपल्स का पार्ट ये यहाँ पे माना जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में यहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। वो चीज़ यहाँ पे भी आपको लिखी है कि ये किस तरह के हैं, इनका नेचर क्या है। दे आर नॉन जस्टिसिएबल, क्या ये वाद्य योग्य नहीं है, इनके बारे में बात की जा रही है। कैन नॉट बी इन्फोर्स बाई एनी कोर्ट, क्या इनको किसी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता? पहला। दूसरा, आर्टिकल 37 स्टेट
दैट दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 37 कहता है कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, ठीक है ना, देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, ये कहता है। और पहला स्टेटमेंट, ये गैर न्यायोचित है, मतलब इनको जुडिशरी के द्वारा फोर्सफुली लागू नहीं करवाया जा सकता, किसी भी अदालत द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, ये भी यहाँ पे बात इसके बारे में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 37 यही बात करता है। आर्टिकल 36 क्या बात करता है? आर्टिकल 36 बात करता है कि स्टेट कौन है, राज्य कौन है। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 देता है, जो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 देता है। लेकिन आर्टिकल 37 यहाँ पे बात करता है कि ये जो डीपीएसपी हैं, ये गैर न्यायोचित है। मतलब क्या? नॉन जस्टिशिएबल है। और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी है कि डीपीएसपी और नॉन जस्टिशिएबल, हाउएवर द सेम आर्टिकल एक्सप्लिसिटली declare that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of state to apply them in making laws। तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि जब भी कानून बनाया जाएगा तब डीपीएसपी को लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे आर्टिकल 37 के बारे में पता चलती है। तो आर्टिकल 36 देखा, 37 देखा, 38 आपने यहाँ पर देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सारे आर्टिकल को हम समझेंगे, लेकिन अभी क्या करते हैं, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम रूल्ड दैट, क्या सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम रूल किया? फंडामेंटल राइट स्टेक्स precedence over DPSP in case of conflict between them in which of the following case। यहाँ पे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस मामले में यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच के टकराव अगर होता है तो मौलिक अधिकार सर्वोपरि होंगे। मतलब अगर डीपीएसपी ये है और फंडामेंटल राइट है और ये जो टकराते हैं तो डीपीएसपी जो है नीचे चला जाएगा, फंडामेंटल राइट ऊपर आ जाएगा। ये पहली बार किस मामले में कहा गया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और फंडामेंटल राइट का पहला केस है। अब ये केस क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए। देखिए, फंडामेंटल राइट आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं। डीपीएसपी में बात होती है कि सामाजिक न्याय की बात होती है। जब सामाजिक न्याय लागू किया जाता है तो बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे लोगों के अधिकार कम हो जाते हैं। तो टकराव होता है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का। पहली बार मामला चंपक दोराई केस जाता है और ये चंपक दोराई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें पहली बार ये बोला जाता है कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो ऊपर माने जाएंगे डीपीएसपी के। आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, उनको कम नहीं कर सकते, ये कहते हुए कि डीपीएसपी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट सेशन में हम सारे केसेस को भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि पहली बार ऐसा कब होता है। क्या गोलकनाथ केस में होता है? क्या केशवानंद भारती केस में होता है? क्या यहाँ पे मिनर्वा मिल केस में होता है? क्या चंपक दोराई राजन केस में होता है? तो यहाँ पर आंसर तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पे ये जानिएगा, सारे केस यहाँ पे संबंधित हैं। सारे केस अगर आप यहाँ पे देखोगे कि किससे संबंधित, डीपीएसपी संबंधित है और सारे केस फंडामेंटल राइट से भी जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि इन द चंपक दोराई राजन cases 1951, Supreme Court ruled that fundamental right would be take precedence over DPSP in case of any conflict। तो यहाँ पर पहली बार ये बात आती है कि अगर इस तरह का कोई मामला आता है जिसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का टकराव होता है, वहाँ पर फंडामेंटल राइट को बड़ा माना जाएगा, फंडामेंटल राइट ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा, ये यहाँ पे कहना चाहता है और ये मामला यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। तो फंडामेंटल राइट के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो फंडामेंटल राइट को बड़ा माना गया यहाँ से डीपीएसपी से, ठीक है। डीपीएसपी किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो कांट ओवरराइड फंडामेंटल राइट, कांट ओवरराइड फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी कांट ओवरराइड फंडामेंटल राइट, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर फंडामेंटल राइट की सुप्रीमेसी होती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, केरल एजुकेशन का बिल आता है, फिर उसके बाद गोलकनाथ मामला आता है जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट केस आता है यहाँ पे गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामला यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, यहीं पे मैं आपको चलिए समझा देता हूँ। गोलकनाथ मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या जजमेंट आया कि कोर्ट कोर्ट हेल्ड Parliament Parliament could not amend fundamental right, could not amend amend fundamental right। डीपीएसपी का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है
और उसको लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये कंट्रोवर्सी बनती है किसमें, ये गोलकनाथ मामले में, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे फंडामेंटल राइट को वरीयता दी जाती है, लेकिन गोलकनाथ का मामला जो था पंजाब राज्य वर्सेस गोलकनाथ मामला वर्सेस गोलकनाथ वाद वर्सेस अ, गोलकनाथ केस का जो मामला था वो पंजाब स्टेट के अगेंस्ट था। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट को वरीयता दी जाती है, तो ये केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो 2 मामलों में यहाँ पर फंडामेंटल राइट को वरीयता दी जाती है, फंडामेंटल राइट को यहाँ पर फोर्सफुली रखा जाता है, ठीक है? लेकिन जो अगला मामला आता है केशवानंद भारती का मामला, तो यहाँ पे आप 2 केस समझ के चलिएगा, नेक्स्ट मामला मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले एक एमसीक्यू ले लेता हूँ। यहाँ पर इन दोनों में सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए। तो जो गोलकनाथ मामला और जो चंपक दोराई राजन मामला, दोनों मामले में फंडामेंटल राइट को ही ऊपर रखा जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है टकराव की स्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, अगला स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिस्टोर्ड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी बाय स्टेटिंग दैट दे आर कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि 2 मामले हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट ऊपर है। यहाँ पे आप देखिए 2 मामले हैं। कौन-कौन से मामले हैं जिसमें फंडामेंटल राइट? तो चंपक दोराई राजन का जो मामला है, चंपक दोराई राजन का मामला है, दोराई राजन का जो मामला है 1951 में आता है, ठीक है? और उसके बाद गोलकनाथ का मामला आता है, गोलकनाथ का मामला आता है, गोलकनाथ मामला पंजाब राज्य के खिलाफ। इन दोनों में क्या किया गया, इन दोनों फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा गया, ठीक है ना? और डीपीएसपी को नीचे रखा गया। लेकिन अब कौन-सा ऐसा मामला आता है जिसमें अगर आप देखोगे ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि डीपीएसपी के फंडामेंटल राइट्स के बीच जो संतुलन को बहाल किया गया, ये एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ना कि एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब ये क्यों आया अगर हम देखेंगे तो इसमें 25वें संविधान संशोधन का जुड़ाव भी देखने को मिलता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर आपको ये समझना है कि किस मामले में पहली बार डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री माना गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनर्वा मिल मामला, ठीक है ना? मिनर्वा मिल जो मामला है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इनके बीच बैलेंस बहुत जरूरी है ना? हार्मोनी की बात की यहाँ पे, किसकी बात की यहाँ पे? हार्मोनी एंड बैलेंस की बात होती है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है? तो पहली बार इसके बारे में बात होती है, ठीक है ना? अब यहाँ पर मामला क्या हो गया था कि मामला ये हो गया था कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, ये सारा मामला हो गया था 25वां संविधान संशोधन से, उसको भी देखेंगे। बस आपको यहाँ पे ये तीसरा केस समझना है कि चंपक दोराई राजन गोलकनाथ मामले में फंडामेंटल राइट ऊपर था, लेकिन गोल जो मिनर्वा मिल केस आता है इसमें क्या हो जाता है, फंडामेंटल राइट और जो डीपीएसपी है उसमें बैलेंस कर देने की बात होती है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। Which of the following provision is a directive that lies outside Part 4 of the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक ऐसा निर्देश है जो भारतीय संविधान के भाग 4 के बाहर स्थित है? ठीक है ना? या पहला सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब क्या? भाग 4 क्या है? अगर आपने भाग 3 के बारे में देखा होगा, भाग 3 बात करता है फंडामेंटल राइट की, लेकिन भाग 4 बात करता है किसकी? डीपीएसपी की। तो भाग 4 में डीपीएसपी है, आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी आपको देखने को मिलेगा, और फंडामेंटल राइट आपको आर्टिकल 12 से 36 में देखने को मिलेगा, सॉरी 12 से 35 में। तो जस्ट फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन से ऐसे प्रावधान है जो भाग 4 के बाहर हैं लेकिन डीपीएसपी हैं। मतलब डीपीएसपी के जितने भी प्रोविजन है, जरूरी नहीं है ये कि सारे पार्ट 4 में हो। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन आपको देखने को मिलेंगे डीपीएसपी के जो पार्ट 4 से बाहर हैं। जैसे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, या अगर हम बात करें मदर टंग प्राइमरी स्टेज पर, आर्टिकल 350 ए के अंतर्गत यहाँ पे बात होती है कि मदर टंग को, प्राइमरी जो एजुकेशन उसमें मदर टंग को प्रमोट किया जाएगा। पार्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट 17 कहलाएगा, विच एब्सोल्यूट पार्ट 14 द अदर और विद इन पार्ट 14 आर्टिकल 50 43 44, मतलब जो भाग 4 के बाहर हैं अन्य सभी भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर आप देखोगे जो बी ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा देना, ये तो बाहर आर्टिकल 350 का पार्ट है। लेकिन अगर बात करेंगे न्यायपालिका और जो एग्जीक्यूटिव, इनका सेपरेशन आर्टिकल 50 का पार्ट माना जाता है, आर्टिकल 50 में देखने को मिलेगा, ठीक है ना? फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पर
जो प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, तो ये आर्टिकल 43 का पार्ट यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 43 आपने देखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, तो 44 मतलब 4 और 4 बराबर होते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी में समानता लाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए 44 को, आर्टिकल 44 को समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप लिंक कर सकते हैं। तो आर्टिकल 44 आपने याद कर लिया, आपने 43 याद कर लिया, आपने 50 याद कर लिया। तो हम कौन-कौन से डीपीएसपी हमने याद कर लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला तो आर्टिकल 36 हमने देखा। 36 में हमने ये समझा कि फंडामेंट जो डीपीएसपी है, उस उसका जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है किसके बारे में, राज्यों के बारे में। राज्य कौन होंगे, ठीक है ना, स्टेट कौन होगा, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज राज्य होंगी, गवर्नमेंट के द्वारा पावर दी गई ऐसी संस्थाओं को राज्य बोला जाएगा, पीएसयूज को बोला जाएगा, पार्लियामेंट को बोला जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर को बोला, ये सब राज्य हैं। फिर आर्टिकल 37 किसके बारे में बात करता है कि जो डीपीएसपी हैं वो जस्टिसिएबल नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जुडिशरी से आप फोर्सफुली नहीं करवा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट है। तो ये 37 के बारे में हमने बात की। फिर आर्टिकल 43 के बारे में बात की, जहाँ पर हमने देखा कि जो श्रमिकों की भागीदारी के बारे में हमने यहाँ पर देखा। अगर आपने प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया 43 के बारे में देखा। आर्टिकल 50 के बारे में देखा, आर्टिकल 15 सेपरेशन ऑफ पावर की बारे में बात करता है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की जो पावर है उसमें सेपरेशन होना चाहिए, उन दोनों के सीमाएं अलग होनी चाहिए। वहीं आर्टिकल 350 भी हमने यहाँ पर देखा। 350 ए के बारे में हमने यहाँ पर देखा, जो बात करता है मदर टंग में प्राइमरी जो उसका लैंग्वेज होती है वो मदर टंग हो। ठीक है, तो उसके प्रमोशन की बात की, तो हमने यहाँ पे कई सारे आर्टिकल को यहाँ पर देखा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज करेंगे, जो रिमेनिंग आर्टिकल उनको भी कवर करते जाएंगे। इतना में आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है, सॉरी डीपीएसपी होता क्या है, कहाँ से लिया गया है, क्या प्रोविजन है। सब पूरी रिपोर्ट के बारे में देखा आपने, नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपने लिंक समझा यहाँ पे, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।